आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक एससीओ समिट 2022 जिसमें मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जिनपिंग और शाहबाज। और यदि इनकी मुलाकात आपस में होती है तो तमाम जो समस्याएं हैं उसका सलूशन, उसका जो निवारण है वो हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल संशय बना हुआ है, एक डाउटफुल सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम कह रहे थे कि आज एससीओ समिट 2022 को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एससीओ समिट 2022 आखिर क्यों है खास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद गीत जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। हमारा भी सौभाग्य है सर कि आपसे ये दूसरी दफा बात हो रही है और एससीओ समिट 2022 को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन जो है वो एक अलग दिशा में बढ़ रहा है। और इस बार तो हम देखते हैं कि जो मीटिंग्स हो सकती हैं उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जैसे कि भारत और चाइना के बीच में मुलाकात होना, या फिर पाकिस्तान के जो नए पीएम है शहबाज शरीफ, उनके बीच और भारत के पीएम की मुलाकात होना। तो ये तमाम जो चीजें हैं, आज जो संभावनाएं बनी हुई हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, उसको आज समझने की कोशिश हम करेंगे आपके माध्यम से। तो सर, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि एससीओ समिट 2022 इस बार खास क्यों है? जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1996 में शुरू हुआ था शंघाई 5 के नाम से, उसको बाद में बदला गया एससीओ के नाम से और इसमें कई देश एडिशनली ऐड किए गए। भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल हुए थे 9 जून 2017 को। अब ये एससीओ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल अलायंस है, क्योंकि ये यूरोप एशिया की 60% जमीन को कवर करता है, 40% दुनिया की आबादी को कवर करता है और 30% दुनिया की पूरी ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है। तो उस मायने में ये बहुत एक अहम अलायंस है। और इस वक्त जो एससीओ 2022 हो रहा है, ये ऐसे वक्त पे हो रहा है जब दुनिया में बहुत ज्यादा तनाव है। चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध देखें, चाहे हम चीन ताइवान का स्टैंड ऑफ देखें, चाहे हम ईरान की प्रॉब्लम देखें कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के उसमें तरफ बढ़ रहा है, चाहे हम वेस्ट एशिया में क्राइसिस देखें जहां पे इजराइल के अभी भी प्रॉब्लम चल रहे हैं विद पैलेस्टीन एंड लेबनान। तो ये ऐसे वक्त में जो ये एससीओ समिट है ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे हो रहा है, क्योंकि इसमें जो देश हिस्सा ले रहे हैं उन मैक्सिमम देशों का किसी ना किसी वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। तो काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में सही कहा कि एससीओ समिट से काफी पॉजिटिव उम्मीदें जताई जा रही हैं। और ये अगले 2 दिन में पता चलेगा कि वाकई में क्या ये एससीओ समिट फ्रूटफुल और सक्सेसफुल रहा है या फिर महज एक मेल मिलाप का एक सम्मेलन रह के छूट गया है। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिवसीय सम्मेलन है जो 16 तारीख को संपन्न होगा और ऐसे पूरी दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं इसका जिक्र हमने प्रोग्राम की बेहद शुरुआत में भी किया। और जैसे जेएस सोडी जी ने भी कहा कि क्यों इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कंट्रीज के जो बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आपस में मिलने वाले हैं। तो तमाम जो संभावनाएं इस वक्त बनी हुई हैं उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एससीओ समिट 2022 में फिलहाल मुख्य एजेंडे जो हैं वो क्या सेट किए गए हैं और गोल्स क्या हैं इस बार? जी, जो इस बार एससीओ समिट के मुख्य एजेंडे पहले है सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी सबको कंसर्न करती है, खासकर जो देश हिस्सा ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि दुनिया की मेजर सिक्योरिटी इश्यूज के साथ इन सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। दूसरा, इसमें ट्रेड डिस्कस होगा, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स का एक अहम अलायंस है जिसमें सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स के महत्वपूर्ण देश हैं जो हमेशा ट्रेड में एक पिवट खेलते आए हैं। चीन तो है ही है जो दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड का एक ग्लोबल हब है। और तीसरी चीज इसमें डिस्कस होगी टूरिज्म, बिकॉज जैसे ही अभी कोविड खत्म हो रहा है, इनफैक्ट आज ही डब्ल्यूएचओ के चीफ ने बोला है कि पैंडेमिक का एंड अभी साइट में है। तो ये चीजें सारी डिस्कस होंगी और मेरे को उम्मीद है कि ये जो समिट है ये फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल, हम जानते हैं कि कोविड की वजह से ही 2 साल तक बड़े जो नेता है वो मुलाकात नहीं कर पाए थे, तो लिहाजा इस बार मध्य एशियाई देशों के बीच भी क्या एजेंडे रह सकते हैं? क्या लगता है सर आपको?
सबसे बड़ा एजेंडा तो होगा कि आपस में ट्रस्ट को बिल्डअप करना। जैसे कि आपने ओपनिंग रिमार्क्स में सही कहा कि चाइना ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने ट्रुप्स विड्रॉ कर लिए, जो कि 16th कोर लेवल टॉक्स हुई थी 17 जुलाई को। उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी PP-15 से पीछे हटेगी, और 8 सितंबर को अनाउंसमेंट हुई और 11 सितंबर को पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और 12 सितंबर को दोनों आर्मीज ने क्रॉस वेरिफिकेशन की। तो ये चीन की तरफ से एक डेफिनेट पहल तो है, लेकिन इस पहल के पीछे भी काफी सोच विचार है कि ये जो हमेशा चीन जब भी एक कदम पीछे लेता है तो कहीं ना कहीं 3 कदम आगे ले लेता है। चीन की इस बार ये मंशा थी कि वो कुछ ऐसा विड्रॉल टाइप दिखाए ताकि भारत SCO को बॉयकॉट ना करे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको अटेंड करें, क्योंकि PP-15 के विड्रॉल से पहले भारत और चीन के बीच में काफी टेंशंस थी गलवान इंसिडेंट के बाद, और उसके बाद जो कोविड भी आया उसकी वजह से भी डिस्ट्रस्ट बढ़ा, बिकॉज एवरीवन नोज कि चाइना हैज बीन द ओरिजिनेटर ऑफ कोविड, एंड देन ऑफ कोर्स द गलवान इंसिडेंट, एक के बाद एक केस होते रहे और चाइनीज आर्मी इंक्लूड करती रही। तो ये सारी चीजें देखे चीन एक पहल तो की है, और उम्मीद है कि ये ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन जो पास्ट हिस्ट्री रही है चाहे इंडिया की चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, दीज टू नेशंस हैव ऑलवेज बैकस्टैब्ड इंडिया। तो जहां तक बायलैटरल रिलेशंस की बात है उसमें तो कुछ ज्यादा हेडवे होगा नहीं। हाँ, एक इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाएगा आपसी नेशंस में। उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जो टेंशन्स इस वक्त बॉर्डर पर भी बनी हुई हैं, और अगर हम दूसरे देशों के टेंशन्स की भी बात करें तो डेफिनेटली उसका एक जो एक ग्लोबल असर है वो देखने को मिलता ही है। सर, एक चीज़ है जो मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहती थी कि कई एक्सपर्ट जो हैं वो जब सवाल उनसे किया जाता है पश्चिमी देशों के खिलाफ पूर्वी देशों का जो रुख है, वो कहते हैं कि वो ये एक तरीके का ब्लॉक है इनके बीच में, जो कहीं ना कहीं एक नया वार्सा पैक्ट या पूर्वी नेटो क्रिएट कर रहा है। मतलब ये उसे इस तरीके की संज्ञा देते हैं, उसे इस तरीके से कंसिडर करते हैं, नया वार्सो पैक्ट या पूर्वी नेटो बताते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि ये जो सिचुएशन है वो क्यों है? ये जी आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कोल्ड वॉर थी बिटवीन USSR, अर्स्टवाइल USSR और USA, और 2 ब्लॉक्स बने, एक नाटो बना, एक वार्सो पैक्ट बना। उसके बाद USA ने USSR को बोला कि हम आपको अश्योर करते हैं कि नाटो 1 इंच ईस्टवर्ड नहीं बढ़ेगा, और आप वार्सो पैक्ट को डिसॉल्व कर दीजिए। USSR ने USA पे ट्रस्ट किया और उन्होंने वार्सो पैक्ट को डिसॉल्व कर दिया, और कुछ महीने बाद USSR खुद 15 देशों में टूट गया। अभी अगर हम एथिकली देखें तो USA को एक एडिशनल मेंबर नहीं ऐड करना चाहिए था, क्योंकि इसी आश्वासन पे USSR ने वार्सो पैक्ट को भंग किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। USA नाटो में एक एक करके और नेशंस को ऐड करता गया, और एज अ रिजल्ट रशिया जो कि सबसे बड़ा देश बना USSR में से, जब USSR कोलैप्स हुआ 26 दिसंबर 1991 को, तो रशिया को लगा अभी जो नाटो है और USA ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं जी। तो उसके और तब ये बातचीत शुरू हुई एक ऐसा अलायंस करने की जहां पे कुछ एक रेजिस्टेंस दिया जा सके नाटो को, लेकिन ऐसा ऑफिशियली कुछ फ्रक्टिफाई नहीं हो सका। 1999 में एंटनी प्रिमाकोव, जो कि रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रीन का ऐलान किया जिसे कहते हैं प्रिमाकोव डॉक्ट्रीन। उसके तहत प्रिमाकोव ने कहा कि नाटो तो एक्सपैंड होगा ही होगा, ये हमने देख लिया है, तो अगर हमने नाटो को चेक करना है तो 3 देशों का इकट्ठे आना बहुत जरूरी है, रशिया, चाइना और इंडिया का। और इस डॉक्ट्रीन को रशिया ने काफी हद तक फॉलो भी किया है। रशिया के चाइना और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और अभी जो SCO समिट को एक ईस्टर्न नाटो के नाम से भी कुछ वेस्टर्न थिंक टैंक्स कह रहे हैं जी। उसमें पूरी सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो SCO का जो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया, इंडिया कभी भी एक मिलिट्री अलायंस में हिस्सा नहीं लेगा जिसमें चाइना होंगे या जिसमें रशिया होगा, और रादर जिसमें USA भी होगा, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी रही है सिंस इंडिपेंडेंस वो रही है नॉन अलाइंड की। हम सबके साथ दोस्ती रखते हैं
और हम किसी भी एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस में हिस्सा नहीं होना चाहते, क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। हमने देखा ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर में भी, हालांकि इंडिया पे काफी प्रेशर था फ्रॉम बोथ दी सुपर पावर्स कि आप किसी पक्ष का साइड हो, लेकिन इंडिया ने एक न्यूट्रल और नॉन अलाइंड स्टैंड रखा। दैट इज व्हाई दिस एससीओ समिट इज एक्चुअली वेरी बैलेंसिंग एक्ट फॉर इंडिया। इंडिया ने 24 मई को इसी साल क्वाड समिट अटेंड किया टोक्यो में, जो कि यूएसए और जापान का ब्रेन चाइल्ड है, और अभी कुछ महीने बाद ही वो एक रशिया चाइना वाला संगठन एससीओ समिट अटेंड कर रहा है। So by attending the SCO summit, India send a clear message कि we are neutral and non-aligned। और जहां आपका मेन क्वेश्चन की बात है कि about the perceived वेस्टर्न ब्लॉक का कि ये ईस्टर्न अलायंसेज हैं, डेफिनेटली इसमें काफी सच्चाई है, क्योंकि अभी रशिया भी जान चुका है, चाइना भी जान चुका है कि उन्हें एक अलायंस चाहिए नाटो को काउंटर करने के लिए, कि नाटो को एक्सपैंड हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ पर एक नेशनल इंटरेस्ट की बात कही। डेफिनेटली यहाँ पर सभी देश नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही अपनी जो बात है, अपनी जो एजेंडाज हैं वो इस समिट में रखेंगे, लेकिन एक वर्ल्ड इंटरेस्ट, उसकी सॉवरेनिटी और उसकी इंटेग्रिटी की बात भी आती है, जो इस एससीओ समिट के साथ जुड़ी हुई है। हम उस पर भी बात जरूर करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। एससीओ समिट 2022 की आज बात, 2 दिवसीय ये जो आयोजन जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, और ऐसे में तमाम एजेंडाज, गोल्स और तमाम एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस एससीओ समिट से, उसकी आज बात कर रहे हैं। और लगातार स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर एनालिस्ट बने हुए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी जी, रिटायर्ड जे.एस. सोढी जी। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में 11 सितंबर के उस टेररिस्ट अटैक के बाद ये जो संगठन है वो अस्तित्व में आया, जैसा आपने भी बताया, और उसी की भाषा में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को एक खतरा जो है वो इसमें जो एक खतरा छिपा हुआ था वो सताता रहा। अब एससीओ का जो एक मुख्य लक्ष्य है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि सदस्य देशों के बीच एक आपसी भरोसे की जरूरत है, एक सच्चे पड़ोसी की जो भावना होती है उसे डेवलप करने की जरूरत है, पर यह पर बीच में आ जाता है उन कुछ देशों में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, चाहे वो इंडिया चाइना की बात हो, इंडिया पाकिस्तान की बात हो, चाइना ताइवान की बात हो, अमेरिका के साथ जो चाइना और रशिया की जो अलग टेंशन्स हो उसकी बात हो। जब इस तरीके का माहौल बना हुआ है तो फिर ये जो एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बात है, एक सच्चे पड़ोसी की जो एक भावना को विकसित करने की बात है, ये अभी असंभव सा नहीं लगता? ये मीटिंग एक फॉर्मेलिटी सी लगती है फिर ऐसे में। जी, अगर हम इतिहास देखें, बड़ी से बड़ी जंग का हल होता है जब पॉलिटिकल विलिंगनेस हो, जब पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करें कि हाँ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। जो किसी भी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होती हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए, लेकिन किसी भी सॉल्यूशन का हल सिर्फ दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप से निकलता है। तो जहां तक ये समिट की बात है, ये समिट अच्छा क्योंकि बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग डिप्लोमेसी हमेशा चलनी चाहिए, क्योंकि मैं एक फौजी होने के नाते आपको बता सकता हूं कि लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि लड़ाई में 2 ही लोग सफर करते हैं, एक सैनिक और दूसरा आम नागरिक। जैसे हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा, हमने किसी भी युद्ध में देखा है, या तो सैनिक और उसकी फैमिली सफर करती है या फिर आम नागरिक सफर करता है कि चीजें महंगी हो जाती हैं, चीजें मिलती नहीं, जैसे आजकल हो रहा है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारी ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्ट हो रखी हैं। तो लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है, और ये हमेशा एक पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विलिंगनेस होनी चाहिए, और वो तभी होती है जब डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो, आमने सामने बैठे, आमने सामने एक दूसरे की आंख में डाल के बातचीत करें, तब जो समस्याएं होती है उसका सोल्यूशन निकलता है। तो उस लिहाज से तो एससीओ समिट इज अ गुड थिंग, बिकॉज इस टाइम जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस के, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशन के बीच में काफी डिस्ट्रस्ट है, तो इससे थोड़ा सा जो थॉ आएगा, थोड़ा जो पिघलाट आएगी ये टेंशंस में, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज तो डेफिनेटली हासिल करेगी। अभी हम देख रहे हैं कि PP-15 पर भी जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट हुआ इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में, वो भी कई दफा मीटिंग्स होने के बाद अब जाकर हुआ है। तो उससे ये समिट होने से पहले ये एक बदलाव होना, बड़ा बदलाव होना
वो हम एक कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता हो सकती है। दोनों देशों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ हद तक जो एक कहें एक नरमी जो है वो आ सकती है। मेरा आपसे ये सवाल था कि भारत के लिए सर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच किस तरीके की मुलाकात हो सकती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बायलैटरल मुलाकात तो होगी नहीं 2019 के बाद, क्योंकि शी और पीएम नहीं मिले हैं और उसके बाद तो दोनों देशों के बीच काफी तल्खियां आई हैं और अब भी हैं। तो समिट से पहले हम देखते हैं कि भारत और चीन एलएसी के PP-15 से जिस तरीके से दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां पीछे हटी हैं, तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम है हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि एससीओ में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने की जो संभावनाएं हैं उससे उस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है। जी, जब से जी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दोनों नेता 18 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। हाँ जी। मोदी जी 5 बारी चीन गए हैं और जी जिनपिंग 3 बारी भारत आए हैं। लेकिन इतनी बायलैटरल मीटिंग्स के बाद, विजिट्स के बाद भी चीन ने भारत को बैकस्टैब किया, चाहे डोकलाम का इंसिडेंट था या चाहे गलवान का इंसिडेंट था जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए। हाँ। तो चीन की अगर हम हिस्ट्री देखें, जब जब भारत ने चीन पे भरोसा किया है, चीन ने हमें बैकस्टैब किया है। पहले भी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने भी चीन पे भरोसा किया। हमने देखा क्या हुआ 1962 की, चीन ने हम पे 1962 पे युद्ध बोल दिया। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कोशिश की जी जिनपिंग के साथ अच्छे रिश्ते रखने की, तब भी गलवान हो गया। और जगह जगह पे अभी उनकी जो स्ट्रैटेजी है, इस्लामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी, और तो जगह जगह पे वो कोशिश कर रहा है कि भारत के छोटे छोटे एरियाज को वो गॉबल अप कर सके। तो जब हम बैकग्राउंड में देखते हैं तो जो गर्माहट दो नेबर्स के बीच में आनी चाहिए, जो अच्छे रिश्ते दोनों नेबर्स के बीच में आने चाहिए, वो चीन कभी उसको होने नहीं देता, क्योंकि चीन का जो नीति है वो है विस्तारवाद की। चीन के जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो 22,800 किलोमीटर लंबे हैं और 14 देशों के साथ उसके लैंड बॉर्डर्स हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि उसके सारे 14 देशों के साथ लैंड डिस्प्यूट हैं। हाँ, उसके चारों देशों के साथ सी डिस्प्यूट भी हैं। यानी कि चीन के 18 देशों के साथ जो उसके आसपास लगे हुए हैं, उसके सारे देशों के साथ डिस्प्यूट है, क्योंकि चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी नीति है। तो जब किसी देश की ऐसे विस्तारवादी नीति हो, तो कोई दूसरा देश, कोई पड़ोसी देश उन पे कब तक भरोसा करेगा? हर भरोसे की भी एक लिमिट होती है। तो बायलैटरल मीटिंग तो डेफिनेटली नहीं होगी, बिकॉज अभी भी जैसे आपने ओपनिंग नैरेटिव सही बताया कि देपसांग और देमचुक में अभी भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो अभी भी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। राइट, वहां पे स्थिति नहीं सही है। बायलैटरल मीटिंग तो नहीं होगी, लेकिन जो ये सारे नेताओं की मीटिंग होगी उसमें हेलो हाय जरूर होगी। तो लेट्स सी कि हाउ इट फैन्स आउट। बट मैं कुछ ज्यादा पॉजिटिव इस समिट से इंडिया और चाइना रिलेशन में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन वही है ना कि जेस्चर हमेशा से रहता है कि जब भी ऐसे दो नेताओं की मुलाकात होती है, बड़े नेताओं की मुलाकात होती है, तो उनके जेस्चर, हाव भाव पर हमेशा नजर रहती है कि हाथ मिलाया, क्या गले मिले, क्या आई टू आई कांटेक्ट हुआ। तो वो हमें इसका इंतजार रहेगा कि वाकई ऐसा चाइना के साथ हुआ। ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सोडी जी आपसे है कि भारत एससीओ के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान वाले संगठन क्वाड का भी एक मेंबर है। तो इस संगठन और इसमें भारत की जो सदस्यता है उस पर चीन को तो हमेशा ऐतराज रहता ही रहता है। तो इस पृष्ठभूमि में इन केस अगर दोनों की मुलाकात होती है, आपको क्या लगता है? आई एम अगेन सेइंग कि इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। क्या लगता है इंडिया और चाइना दोनों में से पहल कौन कर सकता है फिर? देखिए, इंडिया तो हमेशा से ही पहल करता है। इंडिया को हमेशा अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए। तभी जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में पहली बारी, उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई और हमने अपने सारे इमीडिएट नेबर्स को जब जब उनको किसी भी चीज की जरूरत हुई है, वी हैव बीन द फर्स्ट टू प्रोवाइड एड एंड हेल्प टू देम। हम चीन और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट दीज टू नेशंस हैव गॉट अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया। और यही रीजन है कि इतने ओवरचर्स के बाद भी नरेंद्र मोदी जी का चीन 5 बारी जाना, 3 बारी जी जिनपिंग को भारत में इनवाइट करना, 18 बार दोनों नेताओं का मिलना, लेकिन इसके बाद भी अगर गलवान होता है तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। और अभी भी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से ट्रूस विड्रॉ हुए हैं, वो तो पूरे डिस्प्यूट का एक बहुत छोटा हिस्सा है। जो मेजर हिस्सा है वो देपसांग और देमचोक है, वो चीन रिजॉल्व नहीं कर रहा है। तो जब अभी भी तनाव दोनों देशों में
बरकरार है, अभी भी हॉस्टिलिटीज बहुत हाई हैं, ट्रूप्स आमने सामने खड़े हैं, जगह जगह पे उनका आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है। तो इस केस में एक्सपेक्ट करना कि दोनों लीडर्स में काफी जोश होगा, गर्मी होगी एक दूसरे से मिलने की, इंडियन साइड से तो नहीं होगी, बिकॉज एज फार एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंसर्न, उनके लिए दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा, एंड ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज टू इश्यूज एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि ऐसे समय में हंसते खेलते मुलाकात करना ये सही भी नहीं लगेगा, और मेरे ख्याल से भारत की ओर से तो इस तरीके से जो है हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। सोडी जी, यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक एससीओ समिट 2022, और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करूंगी, क्योंकि हम इंडिया चाइना की हम बात लगातार कर रहे हैं। मैं इंडिया रशिया की बात भी करूंगी और बीच में दूसरे देशों की भी बात करूंगी, लेकिन इंडिया चाइना की जब ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी तो उससे जुड़ा एक और आखिरी जो सवाल है मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आपने कहा है कि ये तो भी बहुत छोटा कदम है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट होना। तो इस कदम को हम क्या कह सकते हैं कि चाइना का ये एक तरीके का डिप्लोमेटिक कदम, एक रणनीतिक कदम है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक स्वागत योग्य कदम जरूर है, एक वेलकम स्टेप जरूर है, लेकिन ये कदम अभी काफी रणनीतिक लगता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं है। जैसा बैकस्टैगिंग की बात कर रहे हैं कि अगर अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है तो एंगेजमेंट फिर शुरू कभी भी हो सकता है। जी, आपने सही कहा, ये सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है, ना तो डी एस्केलेशन हुआ है और ना ही डी इंडक्शन हुआ है। अभी भी 50-60 हजार ट्रुप्स दोनों आर्मीज के आमने सामने ईस्टर्न लद्दाख में खड़े हुए हैं। तो ये जो चीन ने किया है पीपी पॉइंट से विड्रॉ करने का, और वो भी तकरीबन 2 महीने बाद, जो लास्ट हमारी कोर कमांडर लेवल टॉक हुई थी वो 17 जुलाई को हुई थी, और आइडली तो 2-3 दिन में ही ये चीज शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन चाइना ने इसको डिले किया बिकॉज ये एससीओ समिट से पहले करना चाहता था, टू इंश्योर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ समिट अटेंड करें, बिकॉज एससीओ समिट के वन ऑफ द मोस्ट पिवटल नेशन में से इंडिया है। तो अगर इंडिया ने एससीओ समिट बॉयकॉट कर दिया होता तो ये बड़ा लॉस ऑफ फेस होता चीन के लिए, स्पेशली जी जिनपिंग के लिए, जो अगले महीने 16 अक्टूबर को 20th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग होने वाली है कांग्रेस, उसमें उनके वो तीसरी बार इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं और वो होपफुल हैं कि वो जीत जाएंगे। तो अगर इंडिया ने एससीओ समिट बॉयकॉट कर दिया होता तो ये बड़ा लॉस ऑफ फेस होता जी जिनपिंग के लिए, और उनके इलेक्शन के जीतने के चांसेस बहुत डिमिनिश हो जाते, क्योंकि एज इट इज जी जिनपिंग बहुत ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर में है। चाहे उन्होंने ताइवान के ऊपर वो नैंसी पेलोसी विजिट पे रुख अपना के एक बहुत भारी गलती की, जो यूएसए ने काफी अच्छी तरह से रिटेलिएट किया है। उसके बाद जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से पूरा विश्व जान चुका है कि चीन जिस भी देश को आर्थिक मदद देता है उसको प्रॉब्लम में डाल देता है। श्रीलंका इज अ क्लासिक एग्जांपल, पाकिस्तान भी बैंक्रप्सी को स्टेयर कर रहा है। तो और खुद चीन के अंदर बिकॉज जी जिनपिंग ने कोविड को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, और अब जब दुनिया में डब्ल्यूएचओ चीफ ने अनाउंस किया कि हम पैंडेमिक खत्म करने की साइट में, और अभी भी चीन में लॉकडाउन चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। सो जी जिनपिंग काफी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर में है, और वो एक एडिशनल प्रॉब्लम नहीं चाहते थे अगर इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया होता एससीओ समिट। तो ये उन्होंने पीपी पॉइंट से जो विड्रॉल किया, ये सब एक टेम्परेरी सा फेज है अपने फेस सेवर के लिए, अपने तीसरे इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसे में भारत को चौकन्ने रहने की जरूरत है, लेकिन जहां तक मुलाकात की बात है, बायलैटरल मुलाकात तो नहीं, लेकिन अगर ऐसी भी मुलाकात होती है तो इसे एक अलग भारतीयों में और पूरी दुनिया में एक अलग कहानी जो है वो जरूर जाएगी, ऐसा तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सर, एक और खास मुलाकात की बात हम करते हैं, दुनिया और खासतौर पर अमेरिका की नजरें जिस पर रहने वाली हैं वो है जिनपिंग और पुतिन के बीच की बातचीत, क्योंकि इन दोनों के ऐलान दोनों देशों ने तो कर ही दिया है। दोनों ही देशों से अमेरिका की इस वक्त ठनी हुई है, ऐसे में एससीओ प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को अफेक्ट कर सकता है? जी डेफिनेटली यूएसए और नाटो देश इस एससीओ समिट को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये एक और टाइम होगा जब पुतिन और जी जिनपिंग काफी नजदीक आएंगे एक दूसरे के, और उनके बीच में काफी जोश उत्साह होगा, क्योंकि इस रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ 3 या 4 देशों ने ही रशिया को सपोर्ट किया है। एक है चाइना, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है बेलारूस, और चौथा है ईरान। और ये जो चारों देश हैं ये या तो एससीओ के मेंबर हैं या ऑब्जर्वर स्टेटस पे अटेंड कर रहे हैं।
तो इस वक्त यूएसए बड़ा कीनली ऑब्जर्व करेगा कि ये जो समिट है ये किस डायरेक्शन में जाता है। क्या चाइना और रशिया कोशिश करते हैं इसको एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी काफी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन ये भी यूएसए को पता है कि अगर ये मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट हो गया तो इंडिया सबसे पहला कंट्री होगा एससीओ से विड्रॉ करने के लिए। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट तो है फ्रॉम दी अमेरिकन एंड फ्रॉम दी नाटो पॉइंट ऑफ व्यू, बट जब तक इंडिया एससीओ में है ये मिलिट्री अलायंस में नहीं बदलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत जो है वो इस वक्त रूसी हथियारों पर पूरी तरीके से डिपेंड है, इसलिए वो पुतिन को तो नाराज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई यहाँ पर विश्लेषक ये भी मानते हैं सर कि पुतिन जो है वो इस समय शी जिनपिंग को नाराज नहीं कर सकते हैं, और अगर भारत चीन इनकेस अगर आगे कुछ और टेंशन्स बढ़ती हैं या वॉर जैसी सिचुएशन, हालांकि ये सिर्फ एक हम बात कह रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो वो हथियारों की सप्लाई करेंगे या नहीं इसकी भी अभी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। ऐसा लगता है कि रूस इस वक्त कोशिश कर रहा है कि एससीओ के जरिए भारत और चाइना को एक साथ लाया जाए, वो एकजुटता का संदेश देना चाहता है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1999 में जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे प्रिमाकोव, उन्होंने प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था, जिसके तहत उन्होंने रियलाइज किया कि अमेरिका और नाटो तो एक्सपैंड हो रहे हैं, तो अगर हमने नाटो और यूएसए को चेक करना है तो उसके लिए हमें चाइना और इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखने होंगे। और वो प्रिमाकोव डॉक्ट्रिन का मेन पिवट पॉइंट है जिस पे ये डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट हुई। तो रशिया डेफिनेटली चाइना और इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते हमेशा चाहता रहा है, और इंडिया भी नेटो पर किया जा सके। हाँ जी, और इंडिया भी हालांकि नॉन अलाइंड है, लेकिन उसके साथ भी रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस पहले से रहे हैं। क्योंकि भारत जो है वो क्वाड का सदस्य देश है, तो एससीओ का भी है, दोनों ही खेमा जो है वो भारत को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश में है। इससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक अहमियत है वो दोनों ही गुटों में काफी बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, किस तरीके से यहाँ पर भारत को एससीओ और क्वाड के बीच एक बैलेंस बनाने की आज के समय की जरूरत है? ये जी, अगर हम पिछले 2-3 साल के इंटरनेशनल इंसिडेंट्स देखें तो उससे ये एक चीज बिल्कुल साफ उभर के आती है कि ऑफिशियली इंडिया को सुपर पावर का स्टेटस नहीं दिया गया हो, लेकिन इंडिया अनऑफिशियली सुपर पावर है, क्योंकि आज दुनिया के हर बड़ा देश चाहता है कि उसके रिश्ते भारत से अच्छे हों। दुनिया का हर देश का नेता चाहता है उसके इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हो, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल लेवल पे एक रेकनेबल फोर्स प्रेजेंट किया है। चाहे 2020 में हमने कोविड लड़ाई करने के लिए हमने कई मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए, 2021 में वैक्सीन की, 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर हमें WTO इजाजत देता है तो मैं पूरी दुनिया को अनाज दे सकता हूं। तो जब ऐसी चीजें भारत ने की हैं, ऊपर से भारत का जो एक इमेज है कि भारत अगर किसी देश की आर्थिक मदद करता है तो नरबख्शी या प्रेडेटरी टैक्टिक्स नहीं होती जो कि चाइना की है। भारत किसी देश की मदद करता है वो इंसानियत के तौर पे करता है, वो हमारी सभ्यता और संस्कार के तौर पे करता है, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते वापस, जबकि चीन के साथ बिल्कुल विपरीत है। तो पूरे इंटरनेशनल फोरम में आज भारत की जो छवि है वो एक सुपर पावर वाली छवि है। और जैसे आपने सही कहा अभी कि दोनों जो खेमे हैं, चाहे क्वाड है चाहे एससीओ है, दोनों चाहते हैं कि भारत उनका अहम हिस्सा हो, और भारत भी अपना निरपक्ष और नॉन अलाइंड अपना जो उसकी पॉलिसी रही है फॉरेन अफेयर्स की, वो दोनों खेमों में है, दोनों में इक्वली पार्ट लेता है, दोनों में इसके जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो अटेंड करते हैं। तो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हम किसी भी कैंप के साथ अलाइन नहीं है, हम सबके साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा सेल्फ इंटरेस्ट, हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस, ये सारी चीजें भारत के लिए अहम है। डेफिनेटली बिल्कुल सर, ये तमाम चीजें आज आपसे समझने की कोशिश की है। एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए ओवरऑल इस समिट से? जी कहते हैं कि होप पे दुनिया कायम है, तो डेफिनेटली मैं भी एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस समिट में से काफी पॉजिटिव चीजें निकले, खासकर जो ये तनाव है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान,
ये जो अब लीडर्स हैं पाकिस्तान के और चीन के, इनको पहल लेनी चाहिए, क्योंकि भारत ने काफी सालों से पहल ली है लेकिन इन दोनों देशों ने कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया है। आई थिंक ये एक अच्छा इंटरनेशनल फोरम है जहां पे पाकिस्तान और चीन के जो नेता हैं वो पहल कर सकते हैं और जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मल ला सकते हैं। जो भी हमारे डिस्प्यूट के पॉइंट्स हैं उनको टेबल पे बैठ के डिस्कस हो सकते हैं। तो आई होप कि ये समिट बहुत ही पॉजिटिव निकले। चलिए, थैंक यू सो मच सर, इन तमाम विषयों पर, उन तमाम सवालों पर प्रकाश डालने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, शो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने फीडबैक दे सकते हैं info@justbroadcasting.com के साथ, geet@justbroadcasting.com पर जुड़े रहिएगा जस हिंदी के साथ फॉर मोर प्रोग्राम्स।